हेलो चिल्ड्रेन, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रैकेडमी। जैसा कि बेटा आप लोगों ने देखा होगा, क्लास 7 का फर्स्ट पार्ट आ चुका है ज्योग्राफी में। ठीक है, क्लास 7 का ज्योग्राफी जो है उसका फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट का पहला पार्ट जो है मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। और जो है आज जो है हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे। जैसा मैंने कल चैप्टर नेक्स्ट जो है इसके पहले बताया था चैप्टर ओवरव्यूज में। तो चैप्टर ओवरव्यूज में हम लोग लेकर के चल रहे थे 6 पार्ट्स। इस चैप्टर में 6 पार्ट्स जो है ओवरव्यू के फॉर्म में मैंने डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट फर्स्ट वाज इंट्रोडक्शन, सेकंड वाज मीन्ड बाय एनवायरनमेंट, थर्ड वाज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेक्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, तो ये पोर्शन है आपके यही टॉपिक्स हैं आपके एनवायरनमेंट चैप्टर में। तो वी हैड ऑलरेडी कवर्ड द 3 पार्ट्स ऑफ द ओवरव्यू, है ना। ये हम लोग कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, मीन्ड बाय इंट्रोडक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में स्टार्ट होती है हमारी इंट्रोडक्शन जो है कि एक कहानी से स्टार्ट होती है। रवि होता है समर वेकेशन के बाद जाता है अपने नानी के यहाँ से घूम के जब आता है तो स्कूल पहुंचता है। जब तो स्कूल पहुंचने के बाद देखता है कि जो है प्लेग्राउंड जहाँ पे था उसका बिल्कुल सॉफ्ट ग्रासेस के मैरीगोल्ड से भरे हुए ग्राउंड्स थे। बटरफ्लाईज हमेशा उड़ती रहती थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे। वो चीजें बदल गई हैं और वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। ऐसा रवि देखता है, बड़ा दुखी होता है वो। फिर उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने दोस्तों से बात करता है, भाई अब हम लोग खेलेंगे कहाँ, क्या करेंगे। फिर असेंबली होती है उसके स्कूल में। जब असेंबली के दौरान जो है कि उसके प्रिंसिपल बोलते हैं कि वो भी काफी सैड रहते हैं। तो उन्होंने भी देखा, बोला कि देख रहे हो बच्चों, इन्वायरमेंट हमारा कैसे कितनी तेजी से बदल रहा है। कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। उनके कहने का मतलब, ये कहने का सेंस ये था। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ प्लेग्राउंड उनके हटा दिए गए थे, वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार की जा रही थी फ्लैट्स वगैरह के लिए। तो काफी दुखी थे जो है कि बच्चे भी और प्रिंसिपल भी। तभी उसके दिमाग में आता है कि सर ने कहा इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट है क्या, है ना। तो इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू होती है आपकी स्टोरी की, आपके चैप्टर की। तो वो सोचते हैं दिमाग में, यार इन्वायरमेंट है क्या, सर ने इन्वायरमेंट वर्ड बोला, इन्वायरमेंट है क्या। क्लास में जाता है, अपने टीचर से पूछता है, सर प्रिंसिपल सर ने बोला था इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, इन्वायरमेंट आखिर है क्या। तो उन्होंने क्या बोला कि एनीथिंग एल्स विच आर सराउंडेड टू यू। जो भी चीजें आपको सराउंडेड की हुई हैं, घेरी हुई हैं, वो सारी चीजें आपके एनवायरमेंट के पार्ट है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला, है ना। तो वो आप जहां बैठे हो, जहां पे स्थिर हो, जहां पे खड़े हो, आपके चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाइए। हर तरफ नजर दौड़ाइए, हर तरफ जो जो चीजें मिलेंगी वो सारी इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया था वर्ड्स का जो है कि मीनिंग बताया था आपको। तो वर्ड्स जो डेपिक्ट करता है किस वर्ड को, इन्वायरमेंट डेपिक्ट करता है इन्वायरन। इन्वायरन जो है जिसका, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या होती है आपकी, सराउंड, आपके चारों तरफ की सराउंडिंग्स। ठीक है, उसकी मीनिंग होती है। या फिर नेबरहुड्स कह लो, या फिर नेबरहुड का मतलब क्या होता है, जो हमारे बगल में रहते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। बगल में क्या है, बगल में मोबाइल है, पेन है, बॉटल है, बहुत सारी चीजें हैं, बायोटिक है, बायोटिक चीजें, मकड़ी है, जाले हैं आपके, छिपकली है ना। पेट्स हैं अगर आपके, तो पेट्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा है, आपको घेरे हुए सारे लोग हैं। ये सब क्या है, सब कुछ इन्वायरमेंट का पार्ट है। होगी। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो इंट्रोडक्शन इस तरीके से आपका कवर हुआ था। मीट बाय इन्वायरमेंट आपको बता दें, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इनकम्पेसमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, विच इंटरेक्ट और इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग्स, विच इंटरेक्ट द और इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग्स। जो भी चीजें हमारे आसपास हैं। इनकम्पेसमेंट का मतलब होता है ग्रुप, समूह, एक साथ हो जाना, एकजुट हो जाना, ठीक है, चीजों का। नॉन लिविंग थिंग्स का और लिविंग थिंग्स का, तो ये इन्वायरमेंट है। कभी भी आप बताइए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया था कि 3 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है आपके। नेचुरल कंपोनेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया था आपका, है ना। नेचुरल 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बताएंगे आप। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से इन्वायरमेंट के। फर्स्ट विल बी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकेंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, थर्ड विल बी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ओके, पहला नेचुरल प्राकृतिक, और उसके बाद मानव, फिर मानव द्वारा निर्मित। मनुष्य
मनुष्य के बाद मनुष्य ने कुछ तो बनाया होगा, मॉडिफाई किया होगा एनवायरमेंट को। मॉडिफाई करने के लिए उसने कुछ ना कुछ बनाया होगा एनवायरमेंट को मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई तैयार करने के लिए, और बढ़िया तरीके से बढ़िया रूपरेखा देने के लिए। मैं ही हूँ, मान लीजिए मैंने अपना एनवायरमेंट तैयार करने के लिए क्या बनाया, ये डिजिटल बोर्ड तैयार करवाया आपके लिए, मैग्नेटिक पेन जो है कि आपके लिए तैयार करवाया है ना, आपको फिगर्स बनवाए, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, लाइट्स है, ये सारी चीजें मैंने ह्यूमन मेड, ये ह्यूमन मेड हो गया। ठीक है, जब प्रकृति हुई, प्रकृति से देखो, नेचुरल से जाओ, नेचुरल से फिर ह्यूमन पे जाओ, नेचुरल के अंदर ह्यूमन आ गया, और ह्यूमन ने क्या किया, मॉडिफाई करने के लिए एनवायरमेंट को बहुत सारी चीजों का निर्माण कर दिया। तो ऐसे ही आपको याद हो जाने चाहिए। कंपोनेंट्स कितने हो गए आपके, 3 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, आपके नेचुरल एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, तो ये आपके 3 कंपोनेंट्स हो गए। तो ये हम लोग यहाँ तक जो है कि रिवीजन मैंने कर दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए एक बार। ये 3 पार्ट्स में हम लोगों ने इसी तरीके से पढ़ा है। अभी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल, पहले कंपोनेंट को पढ़ेंगे। अभी नेचुरल एनवायरमेंट में भी इकोसिस्टम आता है, इकोसिस्टम क्या होता है उसको समझेंगे। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट में हम लोग आते हैं बेटा, आपको सब कुछ बता दिया था मैंने। ये कंपोनेंट्स था ना आपका, कंपोनेंट्स था, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट में था नेचुरल एनवायरमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेचुरल एनवायरमेंट। ये है हमारी नेचुरल एनवायरमेंट। अब नेचर में क्या क्या शामिल है, बहुत सारी चीजें शामिल है ना। नेचर ने अपने साथ बहुत कुछ रखा हुआ है ना, बायोटिक, एबायोटिक, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे उसके पास हैं। ठीक है, नेचर में सारी चीजें शामिल है। तो नेचुरल का मतलब ये होता है प्रकृति, प्राकृतिक, प्रकृति अपने चारों तरफ जो भी चीजें आपको प्राकृतिक रूप से दिख रही हैं, जिसको मानव ने नहीं बनाया है, वो सारी चीजें क्या है, नेचुरल है। जस्ट लाइक लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. ठीक है, ये जो डोमेन्स हैं, लिथोस्फेयर, लिथोस यानी ठोस पार्ट होता है बेटा आपका। जैसे मान लीजिए लिथोस है, सॉरी नेचुरल एनवायरमेंट है आपका, मान लीजिए आपका नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक, नेचुरल एनवायरमेंट में आपका 2 पार्ट शामिल होगा, बायोटिक एनवायरमेंट एंड सेकेंड अबायोटिक। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, बायो मीन्स लाइफ होता है, जीवन, बायो मीन्स लाइफ, अबायो मीन्स निर्जीव, जिसमें जीवन ना हो। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ और बायो मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिसमें जीवन ना हो। ठीक है, ये कब आपके बायोटिक में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके जितने भी हैं लिविंग थिंग्स हैं, आपके जितने लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे बायोटिक के पार्ट है। ठीक है, एबायोटिक में आपका जैसे नॉन लिविंग थिंग्स भी शामिल है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, तो इसमें आपके लैंड, वाटर, सॉइल, एयर, ये भी आ जाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स में आपको पता है कि ह्यूमंस, एनिमल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बाकी ऑर्गेनिजम्स आपके जितने हैं, ऑर्गेनिजम्स, ये सारे जो है कि और भी बहुत सारे एग्जांपल आपके लिविंग थिंग्स के पार्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स के पार्ट है आपके लैंड। ठीक है, लैंड, वाटर, सॉइल। अभी इसमें से भी जो है कि ह्यूमन क्या करता है, इनसे भी उठा के कुछ ना कुछ चीजें जो है कि बना लेता है, तो वो ह्यूमन मेड हो जाता है ना। तो ये आपके बायोटिक, नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक में डिवाइडेड है। ओके, तो ये थे आपके बायोटिक, एबायोटिक पार्ट्स।
अभी नेचुरल इन्वायरमेंट में जो डोमेन्स होते हैं, जहां पे चीजें स्थापित होती है, डोमेन्स होते हैं आपके, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं आप देख लो। एक और पेज में ले लेती हूँ। आपके डोमेन्स हैं लिथोस्फेयर, नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में आपके लिथोस्फेयर, याद रखना, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। ये पार्ट आपके, ये नेचुरल इन्वायरमेंट के डोमेन से पार्ट्स हैं आपके, जिसमें लिथोस्फेयर भी शामिल है। स्फेयर मींस लैंड पार्ट, या फिर एनी जो वो भाग, कोई चीज का घिरा हुआ भाग, ठीक है, स्फेयर, स्फेरिकल पार्ट। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। एटमॉस्फेयर आपका एयरी पार्ट हो गया, एयर का भाग हो गया। बायो में आपका लाइफ हो जाता है, तो जीवो वाला जो संगठक होता है, जीवो से जो घिरा हुआ पार्ट होता है, जितना जो है कि एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो आपका बायोस्फेयर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट से नेचुरल इन्वायरमेंट के। ओके, तो ये देखिए स्फेयर्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ओके, हाइड्रोस यानी वाटर का पार्ट, बायोस्फेयर यानी कि सारे जीवों को शामिल किए हुए हैं। बायोस्फेयर में तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, पेड़ पौधे भी, जमीन के भी, एटमॉस्फेयर के भी पार्ट। देखो बायोस्फेयर में, बायोस्फेयर इन तीनों को कवर करता है। बायोस्फेयर, क्योंकि बायो वाला पार्ट, जीवन तो भाई तीनों जगह मिलेगा ना आपको, लाइफ तो तीनों जगह मिलेगा, एटमॉस्फेयर में भी मिलेगा, लिथोस्फेयर में भी मिलेगा, हाइड्रोस्फेयर में, तो बायोस्फेयर तीनों को कवर करता है। ओके, बाकी नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के टॉप लेयर को ही जो है कि लिथोस्फेयर बोलते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। किन किन चीजों से कवर्ड है लिथोस्फेयर आपका? रॉक से, सॉइल से, ठीक है, मिनरल से। इट इज एन irregular surface with various landforms such as mountains। कई लैंडफॉर्म्स है ना, ठीक है, कई जमीनी स्ट्रक्चर है आपके, आकृतियां हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं आपके, प्लेट्यूज है, पठार, पहाड़, पठार, प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र आपके, घाटियां, वैलीज, etc। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स आर। ठीक है, लैंडफॉर्म्स जो है आपके ओशन फ्लोर्स, देखिए ये आपकी मान लीजिए जमीन है, यहाँ से आपका जो है कि समुद्र शुरू होता है, मान लीजिए ये सी है आपका, ये लैंड जमीन है आपकी, ये जो है जमीन है, ठीक है, और यहाँ से आपका समुद्र शुरू होता है, मान लीजिए ओशन शुरू होता है, तो ये भी तो कहीं बेड बना है, जिस उसी बेड पे तो स्थापित होगा। कहीं वाटर लेते हो, पानी लेते हो, तो ग्लास में लेते हो, कंटेनर तो ग्लास तो है ना, उसी तरीके से इसका भी कंटेनर है भाई, सी का, ओशन का कंटेनर है ना, तो उसको ओशन फ्लोर्स बोला जाता है, ओशन का फ्लोर बोला जाता है इसको, ठीक है, तो ओशन फ्लोर्स हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस forest, grasslands for grazing, land of agriculture and human settlements. It is also source of mineral wealth. लिथोस्फेयर में क्या क्या है? जंगल है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट एरिया भी आपका लिथोस्फेयर में आएगा, फॉरेस्ट के पार्ट जितने जंगल के पार्ट है आपकी, ग्रासलैंड्स जो ग्रास, घासों वाली भूमि है, घास के मैदान है, वो सारे आपके आ जाएंगे, ठीक है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए जो खेत वगैरह है, वो भी आपका जो है किस चीज का पार्ट है? लिथोस्फेयर का पार्ट है। ओके, तो ये लिथोस्फेयर था आपका। लिथोस्फेयर क्या है आपका? हॉट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ is called lithosphere। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, ये देखिए आपका जो है सर्कल है इनका। जियोस्फेयर यहाँ गिवन है ना, जियोस्फेयर गिवन है ना यहाँ पे, तो जियोस्फेयर का मतलब भी जो है कि क्या है आपका? लिथोस्फेयर ही है। जियोस्फेयर का मतलब क्या है? लिथोस्फेयर ही, लिथोस्फेयर को बोला जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोस्फेयर है। बायोस्फेयर हो गया आपका, एटमॉस्फेयर हो गया। तो हाइड्रोस्फेयर मैंने बोला था, हाइड्रो मीन्स क्या होता है बेटा? हाइड्रो का मतलब होता है आपका वाटर, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर,
ठीक है, इसीलिए इसको हाइड्रोस्फीयर, वो पार्ट, वो भाग जहां पे जल ही है, जल ही जल है। ठीक है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, डोमेन ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के भूभाग जो है, पानी के अंश जो है, पानी के भाग जो है वो आपके क्या है, वो हाइड्रोस्फीयर को बताते हैं। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. रिवर्स भी उसमें शामिल है, नदियां भी शामिल है, झील भी शामिल है, आपके समुद्र भी शामिल है, ओशंस भी शामिल है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये सबके लिए जरूरी है। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है हाइड्रोस्फीयर का पार्ट काफी जरूरी है। नेक्स्ट आप लोग चलते हैं एटमॉस्फेयर में। द एटमॉस्फेयर इज द थीन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ की चारों तरफ जो हवाओं का आवरण है ना, अर्थ के चारों तरफ जो हवाओं का, एयर का पार्ट जो है कि पूरा घेरे हुए थीन लेयर्स बनाए हुए हैं, वो आपका क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। ओके, the gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat, चिलचिलाती गर्मी of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. कोई भी चीज देखिए, अर्थ है ना, अर्थ है अगर आपका, तो अर्थ की चारों तरफ जो भी चीजें हैं, रीजन क्या उनका, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो इसको मैग्नेटिक चार्ज कहते हैं, मैग्नेट है एक तरीके से, खींचे हुए अपनी तरफ सारी चीजों को। तो एटमॉस्फेयर में जो पाया जाने वाला डस्ट है, गैसेस है, वाटर वेपर है, वो एक लेयर बन जाता है, थीन लेयर ऑफ एयर बन जाता है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लिए हुए, वो चारों तरफ बना हुआ है, अर्थ के चारों तरफ बना हुआ है। तो वो अपने तरफ जो है कि क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींचे हुए है उन थीन लेयर्स ऑफ एयर को, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस को अपने चारों तरफ बनाए हो, वही है आपका एटमॉस्फेयर, वही क्या आपका एटमॉस्फेयर है। ओके, और वो जो लेयर्स है ना बने बेटा, वो जो लेयर्स बने हुए हैं चारों तरफ, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी डिवाइडेड, एटमॉस्फेरिक लेयर्स आपने पढ़े होंगे ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो वो सारे क्या हैं, चारों तरफ लेयर्स हैं जो घेरे हुए ना अर्थ को, चारों तरफ से एयरी पार्ट जो है चारों तरफ से घेरे हुए, उसके अंदर क्या क्या शामिल है, बहुत सारे गैसेस है, बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लिए हुए वो अपने चारों तरफ। तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो अगर अर्थ को घेरे तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचे कि भाई हवा मेरे से चिपकी रहना, जाना नहीं दूर। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म शो करता है उसका कि मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है चुंबक की तरह जो है कि उसको खींचे हुए अपने तरफ लिए हुए, घेरे हुए। ओके, तो ये एटमॉस्फेयर है आपका, ये एटमॉस्फेरिक पार्ट है। बाकी यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे बायोस्फीयर किसे कहते हैं, आपका बायोस्फीयर तो सारे में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। लिथोस्फीयर आपको दिखा रहा है, हाइड्रोस्फीयर जो यहाँ पे रिवर दिख रहा है वो एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये एक नया होगा आपके लिए बेटा, आपके बुक में है भी नहीं, क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर वो जो होता है, इट इज सॉलिडिफिकेशन पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, जो आइसी पार्ट होता है, जो बर्फीला क्षेत्र होता है, जैसे अंटार्कटिक हो गया, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, इस क्षेत्र में क्या है, बर्फ जो है हमेशा जो है कि पानी भी किस, ग्लेशियर्स हो गए, रिवर ऑफ द आइस जिसे कहते हैं, ये सारे कौन से किस में आएंगे, क्रायोस्फीयर में आएंगे। ठीक है, जो बर्फीला भाग जो होता है, बर्फीला भाग जो पानी जो है कि ठंडा होकर जम जाता है कोल्डेस्ट रीजन में, तो वो क्या हो जाता है आपका क्रायोस्फीयर का पार्ट होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा होगा आपके लिए, पिक्चर था मैंने जो है कि ऐड कर दिया था। बाकी बायोस्फीयर, it contains everything with it in living forms। ठीक है, इन लिविंग फॉर्म में जो है अपने साथ कंसिस्ट हुए सारी चीजों को। अब बायो मीन्स मैंने बोला ही था, बायो मीन्स लाइफ होता है, तो उसमें जो भी चीजें होंगी लिविंग थिंग्स होंगी। Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water, air interact with each other to support life। ये बाकी जो इनको सपोर्ट करते हैं, लैंड, वाटर और एयर जो होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के इनको सपोर्ट करते हैं। किनको सपोर्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स को। नेक्स्ट आते हैं हम
इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही इकोसिस्टम है। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। 4 पार्ट्स तो आपको दिख गए ना नेचुरल एनवायरनमेंट के, आपकी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। 4 पार्ट्स थे आपके। क्रायोस्फेयर भी होता है बट क्रायोस्फेयर आपकी बुक में नहीं है। क्रायोस्फेयर मैंने जनरली आपको नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। तो ये पार्ट्स किसके हो गए, नेचुरल एनवायरनमेंट के, ठीक है। आपको इन्वायरमेंट के 3 पार्ट्स पढ़े, तीनों पार्ट्स में से एक पार्ट नेचुरल इन्वायरमेंट आपने पढ़ा। नेचुरल इन्वायरमेंट में भी 3 पार्ट आपने पढ़ लिया है ना, 4 पार्ट पढ़ लिया आपने, ठीक। अभी नेचुरल इन्वायरमेंट में ही एक टॉपिक आता है आपका इकोसिस्टम। सिस्टम नाम क्या है, सिस्टम। कोई भी प्रणाली, कोई भी विधा, ठीक है, कोई भी ऐसी विधा जो क्रिएट की गई हो, ठीक है, बाय नेचर, है ना। तो जैसे कि हर चीज का देखो, एक एग्जांपल मैं लूंगी। आपके दादी के घर, मान लीजिए आपके दादी का घर है, ठीक है। तो दादी का घर है तो वहां का सिस्टम क्या होगा, वहां के घर का सिस्टम, सवेरे दादी उठती होंगी, पूजा करती होंगी, तुलसी जी को जल देती होंगी, मान लीजिए नहा धोगी, फिर सारे बच्चों को बैठा के कहानियां वानी रात में सुनाती होंगी। ये सारे सिस्टम हो गया आपके दादी के घर का। फिर आप क्या होता है, समर वेकेशन में जाते हैं, तो समर वेकेशन में नानी के घर घूमने जाते हैं, है ना। तो नानी के घर घूमने जाते हैं तो नानी के घर का सिस्टम थोड़ा हो सकता है चेंज, हो सकता है आपकी नानी थोड़ी मॉडर्न हो, नाना आपके मॉडर्न हो। तो क्या करते हो, पूजा वगैरह करते ही होंगे, साथ में जो है कि आपके साथ मस्ती मजाक म्यूजिक वगैरह डांस वगैरह करते हो, है ना। उस तरीके उनका सिस्टम अलग है। आपके दादाजी के घर का सिस्टम मान लीजिए अलग है, आपके नानी के घर का सिस्टम अलग है। फिर आप क्या करते हो, किसी दिन अपने बुआ के घर जाते हो, बुआ के घर जाते हो या फिर मौसी के घर जाते हो, सबके घर का अलग अलग सिस्टम है ना। तो उसी तरीके से बेटा इकोसिस्टम भी अलग अलग जगह का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। जैसे वाटर का अलग इकोसिस्टम होगा, वाटर बॉडीज का अलग इकोसिस्टम होगा, आपका एग्रीकल्चर का अलग इकोसिस्टम होगा, ग्रासलैंड का अलग इकोसिस्टम होगा, है ना। तो इसी तरीके से जैसे आपके घर का सिस्टम, आपके रिलेटिव्स का सिस्टम, मान लीजिए आप अपने नेबर्स के पास गए, वहां का सिस्टम अलग हो सकता है वो काफी स्ट्रिक्ट रहते हो, अपने बच्चों को लिए पढ़ाई करो, शरारत नहीं करना है, खेले नहीं जाना है, म्यूजिक नहीं सुनना है, टीवी नहीं देखना है, वीडियो गेम नहीं खेलना है, वहां का सिस्टम अलग है। आपके नेबर का तो वो सारे सिस्टम चेंज हो गए। आपके ग्रैंडफादर की फैमिली के सिस्टम अलग है, नानी के घर के सिस्टम अलग है, आपके फिर उसके बाद बुआ जी के घर के अलग है, मौसी जी के घर के अलग है, नेबर्स के आपके पड़ोसियों के घर के सिस्टम अलग है। उसी तरीके से इकोसिस्टम ये जो है नेचर का पार्ट होता है और अलग अलग जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। मुझे लग रहा है इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग जगह का अलग अलग पार्ट का इकोसिस्टम अलग होता है। जैसे वाटर का इकोसिस्टम डिफरेंट होगा, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम डिफरेंट होगा आपका, है ना। प्लेट्यूज के इकोसिस्टम डिफरेंट होंगे। प्लेट्यूज में जैसे जो भी चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, बायोटिक पार्ट जो भी चीजें हैं वो उनके सिस्टम अलग होते होंगे। एग्रीकल्चर के इकोसिस्टम अलग होते हैं। तो और सबसे पहले जान लेते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इकोसिस्टम होता क्या जानते हैं। इकोसिस्टम इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन यानी जुड़ना, एक दूसरे से जोड़ना, इंटरेक्ट होना, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and materials। मैंने आपको बोला ना, मान लीजिए आप अपने नानी के यहाँ गए तो आप देख रहे हो कि वहां पे भाई सुबह सुबह उठ के म्यूजिक मस्ती हो रही है, डांस वांस सब लोग कर रहे हैं, डांस वांस करने के बाद खाना वाना बनता है, फिर उसके बाद जो एंजॉय करते हो आप पूरे दिन, गेम्स वगैरह भी खेलते हो। तो वहां की जो एनर्जी है, लिविंग पैटर्न है, क्या है, डिफरेंट है, आपके दादाजी के घर से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर जगह का, हर प्लेस का एक अलग अलग, ठीक है, एनर्जी बैलेंस होता है आपका। एनर्जी और मटेरियल्स जो होता है कि ट्रांसफर होती है अलग अलग तरीके से, वो सारे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment। उसमें क्या क्या चेंजिंग होती है, जो सारे लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द फिजिकल वे में और केमिकल रासायनिक तौर से, रासायनिक घटकों के आधार पे इन्वायरमेंट में,
जिसमें वो रहते हैं और वो अपने एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा म्यूजिक पे डांस करना, वहां पे साउंड एनर्जी क्रिएट हो रही है आपकी, साउंड एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो वो क्या हो गया, साउंड एनर्जी जो क्रिएट हुई आपके शरीर में थिरकन आ गया, है ना, आपके शरीर में थिरकन, आप डांस करना शुरू कर दिए, तो वो क्या हो गया, एक सिस्टम क्रिएट हो गया वहां का, नानी के यहाँ का आपका सिस्टम क्रिएट हो गया, क्या वहां पे म्यूजिक चलता है और आप डांस करना शुरू कर देते हो, एनर्जी क्रिएट हो जाती है आपकी बॉडी में। तो इसी तरीके का जो है कि इसी सिस्टम को, इसी तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं आपको, इकोसिस्टम बोलते हैं, जो अलग अलग जगहों का, जस्ट लाइक वाटर इकोसिस्टम अलग होगा, ग्रासलैंड सिस्टम अलग होगा, प्लेट्यू इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट आपके होंगे। बाकी ये आपका जैसे ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर immediate surroundings, often they are also interdependent on each other। याद रखना, जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है ना, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जस्ट लाइक ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये बोर्ड जो है कि नॉन लिविंग थिंग है ना, ये आपका डिजिटल नॉन लिविंग थिंग है, मैं क्या हूँ, लिविंग थिंग हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगी, नहीं पढ़ा पाऊंगी ना जब तक मैं ये बोर्ड नहीं आपको दिखाऊंगी, या फिर अगर मैं इसकी बात ना भी करूं तो मैं बुक्स की बात कर ले रही हूँ, आपके सामने बुक्स रखा हुआ है, आपको पढ़ाना है, आपको क्या मैटर बताना है, मेरे सामने बुक्स रहेगी तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगी, है ना, मैं बुक्स कैसे, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया और मैं लिविंग थिंग्स हो गई, हम दोनों क्या हो गए, इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के लिए, कोई भी एक्टिविटी प्रोड्यूस करने की, कोई भी एक्टिविटी जो है क्रिएट करने के लिए हमको एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, ठीक है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as the relation between the organisms and their surrounding form an ecosystem। ये याद रखना, यही मेन इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपकी है। दिस रिलेशन, इंटरडिपेंड होना एक दूसरे का, किसका, लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का एक दूसरे के लिए, ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन, तो वही एक माहौल तैयार करता है। जैसे ये इकोसिस्टम क्लास का इकोसिस्टम है, मान लो मैं अगर कहूं कि ये क्लास का इकोसिस्टम है, स्कूल इकोसिस्टम मैं कहूं तो कुछ भी गलत नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टीचर्स और स्टूडेंट्स और ये जो मटेरियल्स हैं आपके, सारे जो मटेरियल्स है ये, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो मैं अगर कहूं कि ये स्कूल इकोसिस्टम है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ओके। तो ये एक माहौल, इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean, and even small pond। हर चीज का अलग अलग इकोसिस्टम है भाई, हर चीज का अलग अलग इकोसिस्टम है। ओशंस के अलग हैं, जैसे वेल्स आई अपने से छोटी मछली को खाया उसने, छोटी मछलियां क्या खाती हैं, प्लैंकटॉन्स खाती हैं। प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स समुद्र के अंदर पाए जाते हैं उनको प्लैंकटॉन्स बोला जाता है, तो प्लैंकटॉन्स खाते हैं, ठीक है। ये सारा सिस्टम किसका हो गया, ये आपका ओशंस का इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। लेक का अलग सिस्टम होता होगा, उसमें केचुआ वगैरह भी होंगे, है ना, केचुआ को जो है कि मछलियां खाती होंगी, है, वहां पे और भी जानवर होंगे, ठीक है, और भी जीव जंतु होंगे, वो अलग अलग अपना सिस्टम बना के रखे होंगे। तो लेक का, पॉन्ड्स का अलग अलग सिस्टम हो गया, ग्रासलैंड्स का अलग सिस्टम हो जाता है भाई, वहां पे भी फूड चेन जैसी प्रोसेस चलती है आपकी, जैसे कि आपका ग्रासलैंड है, वहां का पेड़ पौधा है, झाड़ियां हैं, वहां पे जो है कि शेर आया अपना हिरन वगैरह ढूंढ रहा है, हिरन जो है प्लांट्स ढूंढ रहा है खाने के लिए, तो वहां का भी एक सिस्टम, उनके घर का भी सिस्टम एक बना हुआ है ना। ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गए, जंगलों के भी अलग अलग सिस्टम है, बंदर अपने पेड़ पे घर, चिड़िया अपना घर घोंसला बनाती है, सबके अलग अलग सिस्टम है, जंगल का भी एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो भी एक इकोसिस्टम, मतलब हर पार्ट का, हर जगह का एक अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम ऑफ द नेचर, ओके। आइए देखते हैं ऑफ द एनवायरमेंट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम में कई टाइप्स भी होते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन देख लिया जाए कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट इन वन प्लेस, किसी एक जगह पे एक दूसरे का इंटरेक्ट होना। An ecosystem describe a specific area where the organisms work together as a unit। जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर जो एक्टिविटी क्रिएट करते हैं किसी एक जगह पे यूनिट के फॉर्म में, वो हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है।
अभी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मैंने आपको बताया कि एक इकोसिस्टम किसके हो सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं जो प्रकृति ने ऑलरेडी बना रखी है ना, नेचर ने ऑलरेडी बना रखी है, तो वो नेचुरल का इकोसिस्टम, नेचर का इकोसिस्टम हो गया था, जैसे कि ओशन का, फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड, ये सब नेचुरल है आपके। आर्टिफिशियल भी इकोसिस्टम होता है भाई, जो हमारा हमने बना रखा है, हमने जो बना रखा है, ह्यूमन मेड जो है वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम दो तरीके के, एक टेरेस्ट्रियल होता है, एक एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल यानी जमीनी तौर पे, जमीन के, ठीक है। एक्वेटिक यानी वाटर, एक्वा मींस वाटर होता है, तो वाटर के, जैसे वाटर में आपका क्या क्या आ जाएगा, वाटर एक्वेटिक में, एक्वेटिक में आपका फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में आएगा। फ्रेश वाटर में आपका लॉटिक, लैंटिक होता है, ठीक है ना। और ये आपका एक्वेटिक में मेराइन होता है। मेराइन यानी कि जो नमकीन पानी जिसे कहते हो, समुद्र खारा, खारा जिससे पानी कह सकते हो, समुद्रों के जल को जो है कि मेराइन इकोसिस्टम बोलेंगे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे कि नदियां होगी, जो स्टैंडिंग वाटर होते हैं, कहीं रुक गए हुए पानी होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, लैंटिक इकोसिस्टम बोलते हो। लॉटिक बोलते हो जो आपकी, जो कि फ्लोइंग वाटर होती है, रिवर्स हो गई आपकी, समुद्र हो गए, ये जो आपकी लॉटिक हो गई आपकी। स्ट्रीम हो गया, स्प्रिंग हो गया, समुद्र नहीं, समुद्र नहीं होगा, वो मेराइन में हो जाएगा समुद्र। टेरेस्ट्रियल में 3 पार्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे ना तो आपको इकोसिस्टम समझ में आता है, ये इकोसिस्टम है बेटा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप ध्यान से। बाकी आपका आ जाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, तो इसको भी खत्म कर लेते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट मैंने बताया मानव का पर्यावरण, मानव पर्यावरण क्या है आइए देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change environment. यहाँ तक आते हैं। हम अपने जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए जो मटेरियल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, नेचर से उठाते हैं, लेते हैं, हवा को सांस लेने के लिए, पानी को पीने के लिए, है ना, जमीन को घर बनाने के लिए, इस तरीके की जो चीजें यूज करने लगते हैं, तो वो ही जो है कि मॉडिफाई करने लगते हैं। वही है क्या हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट है, वही हम लोग का। जब when we use the natural things to satisfy our needs and what the surroundings like these type of activities, these are called ह्यूमन एनवायरनमेंट। अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जब हम अपने आसपास का माहौल तैयार कर लेते हैं, अपने नीड को सेटिस्फाई, जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आसपास माहौल तैयार करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं, जमीन का घर वर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये सारी चीजें ह्यूमन एक्टिविटीज के पार्ट्स हैं, जो नेचर का यूज करके, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करके जब हम चीजों को बनाने बिगाड़ने लगते हैं, तो वो सारी चीजें ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। पहले जो है कि अब मॉडिफाई करते जा रहे हैं ना भाई, हमको हवा की जरूरत है तो पंखा बना, पंखा के बाद कूलर बना, कूलर के बाद जो है आपका एसी बन गया। अब देखो दिमाग चल रहा है इंसान का, साइंस भी काफी आगे, एसी से बढ़ के क्या चीजें आने वाली है देखा जाएगा, है ना, उससे भी बढ़ के हो सकता है कुछ क्रिएट हो जाए भाई फ्यूचर में, कौन जानता है, साइंस इतनी आगे जा रही है ना। तो अपनी जरूरतों के हिसाब से हम आगे मॉडिफाई करते गए एनवायरनमेंट को। तो जब मॉडिफाई अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई जब करने लगते हैं, वही होता है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट, they learn to grow crops, domesticate animals, lead settled life। अभी मैंने आपको बताया कि अपने जरूरत को पूरा करने के लिए जैसे क्रॉप्स वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह का जो है कि शुरुआत हुआ, जानवर पाले जाने लगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। जैसे जैसे बार्टर सिस्टम आया, ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या होता है बेटा, आप अपने दादाजी नानी जैसे पूछिएगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, आप तब सुनेंगे कि कोई सामान के बदले, जब कोई सामान पहले टाइम में पैसा वगैरह, कौड़ी वगैरह कम होता था ना, बहुत ज्यादा चलन में नहीं था, तो हम क्या करते थे कि कोई सामान देके किसी सामान के बदले कोई सामान ले आते थे। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल अगर याद हो, बचपन में आपके आसपास छोटी छोटी दुकानें होंगी अगर किराने वगैरह की गाँव में,
वहां पे गेहूं और चावल ले जाके देते हो तो कोई सामान लेके आ। मान लीजिए आपको नहाने के लिए साबुन चाहिए, आप घर से गेहूं 1 kg उठा के लेके और गेहूं दे दिया उनको और बोला कि भैया मुझे साबुन दे दो, वो अपना केजी वो लगाएगा, दाम लगाएगा, वो आपको उस हिसाब से साबुन दे देगा। तो सामान के बदले सामान की खरीदारी करना ही बार्टर सिस्टम होता है, बार्टर सिस्टम। ओके, तो ये चीज हो गई। अभी जरूरत पड़ने लगी जब एग्रीकल्चर हुआ तो बोला भैया हमारे बेटी के घर पहुंचाना है अनाज, कैसे जाएगा, तो व्हील का इन्वेंशन हो गया, पहिए का इन्वेंशन हो गया, है ना। कोई चीज बनाना है आपको, कुछ पहुंचाने की जरूरत पड़ने लगी, जब जरूरतें बढ़ने लगी तो हम मानव ने, हम इंसानों ने नेचर को, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें नए नए चीजों को लाना, क्रिएट करना, जनरेट करना शुरू कर, इन्वेंट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे दिमाग में ओ माय गॉड अब कैसे सारी चीजें जाएंगी। अब एग्रीकल्चर तो हो गया, अभी ये सारा जो क्रॉप्स है मुझे अपनी बेटी के यहाँ भेजना है जो कहीं और शिफ्टेड है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, फिर व्हील का निर्माण किया, पहिए का, फिर गाड़ियां बनी उससे, ठीक है, कार्ट्स बने, बुल्लक कार्ट्स बने, ठीक है, फिर उसके बाद उसको पहिए का इस्तेमाल होने लगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है कि सारी चीजें होने लगी, ट्रेड स्टार्ट हो गए, कॉमर्स डेवलप्ड हो गए, इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन शुरू हो गए, इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। पहिए का निर्माण हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा आपका, है ना, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। कहीं कुछ खबर ओवर पहुंचानी हुई तो टेलीफोन का निर्माण किया गया, इन्वेंशन किया गया, टेलीफोन वगैरह, भाई अब दूर बैठे बैठे कैसे भेजा जाए अपनी आवाज को, उसका इन्वेंशन, यानी हमारी जरूरतें जो है इन्वेंशन करती गई। ठीक है, तो ये सारी चीज किस चीज के पार्ट है बेटा, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के पार्ट है। ओके, हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use the environment in a harmonious way. देखिए, हमें बैलेंस तो करना चाहिए नेचर को, हमें दोहन करते नहीं जाना चाहिए किसी चीज की अधिकता। चाहिए तो पानी की अधिकता, पानी खींचना, इलेक्ट्रिसिटी करना तो पूरा एकदम नदी को ही खराब कर दो, डैम वगैरह बना के उनको बांध वगैरह से जो है खुला बांध के रखो हमेशा, है ना, उनको बहने ना दो, जहां जरूरत है इरिगेशन वगैरह वहां तक ना जाने दो। बहुत सारी चीजें हैं जो नुकसान करती है, किसी भी चीज की जो है कि किसी भी चीज का एक्सेस होना बुरा होता है। तो इसी तरीके से नेचर के साथ भी हमको बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, जमीन का उपयोग, नेचुरल प्लेस को हम लोग कैसे जो है कि कंस्ट्रक्शन कर करके वहां पे बिल्डिंग्स बना करके, डिफोरेस्टेशन कर करके, जो पेड़ों को काट काट करके जो है बिल्डिंग्स बना रहे हैं। पॉल्यूशन की स्थिति बन गई है आज के टाइम में, इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा बन गए हैं कि उसके जो है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी चीजों का नुकसान हो रहा है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, और एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। जैसे कि ये स्टोरी है छोटी सी, इसमें समझते हैं। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि's क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। एक लड़की है मिजोरम, आपने देखा होगा। मिजोरम किधर है आपको पता है, मिजोरम किधर है आपको पता है, ये ईस्टर्न स्टेट है, बिल्कुल इंडिया के पूर्वी भाग में स्थित राज्य है एकदम। जो हाथ ऐसे करके इंडिया लटकाई हुई ना, हाथ ऐसे करके, आपने देखा होगा इंडिया का जो पूर्वी ईस्टर्न पार्ट है, तो सबसे नीचे वाले पार्ट में बेटा मिजोरम है। तो वो पहाड़ी एरिया है, माउंटेनस प्लेस है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है, कहानी रवि का आपने शुरू किया था इंट्रोडक्शन में, उसी रवि के क्लास में एक लड़की पढ़ती है, उसका नाम न्यूरी है। तो न्यूरी जो है मिजोरम से बिलोंग करती है, तो वो कहती है कि भाई मेरे अगल बगल बहुत अच्छा नेचुरल एनवायरमेंट है, ठीक है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, वो भी देख रही थी, रवि का मूड ऑफ था, जिसने अपना प्लेग्राउंड लॉस्ट कर दिया था, वो भी उसको देख रही थी। न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। कह रही, बोली कि भाई तुमको यहाँ नहीं नेचुरल प्लेस देखने को मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, तुम गर्मी छुट्टी में आराम से आना, मेरे घर घूम के जाना। मेरा जो प्लेस है, मेरा जो घर है वो काफी नेचुरल जगह पे है, माउंटेनस प्लेस है, वहां पे तुम नेचर्स को बहुत करीब से देख सकते हो। ऐसा न्यूरी ने इनवाइट किया रवि को। रवि's टीचर asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays। और कहानी यहीं पे समाप्त होती है, ये चैप्टर आपका। टीचर्स ने कहा कि भाई दुखी क्यों हो रहे हो, सारे लैंडस्केप बनाओ, ड्रॉ करो, आर्ट बनाओ नेचुरल प्लेसेस के, ठीक है, अपने अपने जहां जहां विजिट कर रहे हो हॉलीडेज में
वहाँ वहाँ का जो है आप लैंडस्केप बनाइए, आर्ट बनाइए, उसका आर्ट बना के दिखाइए अपने कि यहाँ पे इस जगह पे इस तरीके का नेचुरल प्लेस है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर इन्वायरमेंट, ओके, आपके क्लास का, है ना। तो इस सेकंड पार्ट आपका फिनिश, आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।